स्वागत। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, भाग 5, जो संघ यानी हमारी केंद्र सरकार की पूरी व्यवस्था से जुड़ा है। बिल्कुल। ये भाग संविधान के अनुच्छेद 52 से शुरू होकर 151 तक जाता है। और सही कहा आपने, इसे समझना मतलब हमारी पूरी गवर्नेंस प्रणाली को समझना है। हाँ, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का पूरा ढांचा, उसकी शक्तियां, कामकाज सब बताया गया है। जी, राष्ट्रपति से लेकर संसद, न्यायपालिका और सीएजी तक सब इसी में कवर होता है। और हमारे पास जो स्रोत है वो काफी डिटेल्ड है, मतलब जैसे सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लेवल के। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे एक साफ तस्वीर मिले। मकसद यही है कि इस जटिल पर जरूरी विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए और समझा जाए कि संविधान हमारी केंद्र सरकार को कैसे देखता है, वो कैसे काम करती है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि ये 5 अध्यायों में बटा है: कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका और सीएजी। जी हाँ, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? इसमें मुख्य रूप से 5 नाम हैं: राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। ये सब मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें होगी। लेकिन फिर भी उन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अहम पॉइंट है। देखिए, ये हमारी संसदीय प्रणाली की वजह से है। अनुच्छेद 53 शक्ति तो देता है, लेकिन अनुच्छेद 74 फौरन ये साफ कर देता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, सुना है वो थोड़ा अलग है। हाँ, वो डायरेक्ट वोटिंग से नहीं होता। राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल चुनता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सिर्फ चुने हुए सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर्स, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी सिर्फ चुने हुए सदस्य। मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें वोट नहीं करते। अच्छा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। और चुनाव का तरीका क्या है? चुनाव का तरीका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा जटिल है, पर इसका मकसद यह है कि विजेता को वोटों का एक तय कोटा मिले और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करे। और उनका कार्यकाल कितना होता है? संविधान में उनका कार्यकाल 5 साल तय किया गया है, और हाँ, वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। और योग्यताएं? योग्यताएं सीधी हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। एक और बहुत जरूरी प्रक्रिया है महाभियोग की यानी इम्पीचमेंट। ये अनुच्छेद 61 में है। हाँ, ये तो सुना है। ये संसद चला सकती है अगर राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगे। ये एक तरह की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब क्वाजी जुडिशियल। इसे पास करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये पद को सुरक्षा भी देता है और जवाबदेही भी तय करता है। बिल्कुल। अब बात करें शक्तियों की। नाम मात्र प्रमुख होते हुए भी संविधान उन्हें काफी शक्तियां देता है। कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, कई तरह की। हाँ, जैसे कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आता है? इसमें प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। बेशक ज्यादातर नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती हैं, पर होती उनके नाम से हैं। और विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने से जुड़ी? हाँ, विधायी क्षेत्र में भी उनका रोल अहम है। वो संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और वो अध्यादेश वाली शक्ति, अनुच्छेद 130? हाँ, वो बहुत खास है। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की एकदम जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका असर बिल्कुल संसद के कानून जैसा ही होता है। लेकिन उसे बाद में संसद से पास कराना होता है। जी हाँ, संसद के दोबारा बैठने पर उसे 6 हफ्तों के अंदर पास कराना जरूरी होता है, वरना वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियां भी हैं।
जैसे क्षमादान। बिल्कुल, अनुच्छेद 72 उन्हें क्षमादान की शक्ति देता है। वो किसी सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये काफी बड़ी शक्ति है। और सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। हाँ, वो भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और विदेशों से जो भी संधियां या समझौते होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। तो ये दिलचस्प है कि नाम मात्र प्रमुख के पास इतनी संवैधानिक शक्तियां हैं। बिल्कुल, और यही संसदीय प्रणाली की खूबसूरती भी है और जटिलता भी। ये शक्तियां पद की गरिमा और राष्ट्र की एकता दिखाती हैं, पर चलती हैं चुनी हुई सरकार की सलाह से। पावर और अकाउंटेबिलिटी का एक बैलेंस है। राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। उनका क्या रोल है? उपराष्ट्रपति का पद भी बड़ा यूनिक है। उनकी सबसे मुख्य भूमिका है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ये उनका प्राइमरी काम है। अच्छा, और दूसरा काम तब आता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग से, या जब राष्ट्रपति बीमार हो या देश से बाहर हो, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और इनका चुनाव राष्ट्रपति से थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, थोड़ा सा। तरीका वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन इनके इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें नहीं होते। समझ गया। तो ये दोहरी भूमिका हुई, सदन चलाना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति का काम संभालना। जी बिल्कुल, ये उन्हें सिस्टम में एक महत्वपूर्ण जगह देता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे आप असली कार्यपालिका कह रहे थे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान इनके बारे में क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 74 और 75 ही संसदीय सिस्टम की जान है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मतलब हेड प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी सलाह पर काम करेंगे। क्या राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है? हाँ, लगभग। राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल दोबारा वही सलाह देती है, तब राष्ट्रपति को वो माननी ही होगी। 42वें और 44वें संशोधनों ने ये स्थिति साफ कर दी थी। और अनुच्छेद 75? वो नियुक्ति और जिम्मेदारी के बारे में है। जी। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब व्यवहार में क्या होता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। यह या तो बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है या गठबंधन का नेता। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और इसी अनुच्छेद में वो सबसे जरूरी सिद्धांत है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी कैबिनेट एक यूनिट की तरह काम करती है। वो अपने हर काम के लिए, हर नीति के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। एक मंत्री के खिलाफ नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ आता है। और अगर वो पास हो जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसे कहते हैं दे ऑल राइज और दे ऑल फॉल। वाह, तो ये विधायिका का कार्यपालिका पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। बिल्कुल, यही संसदीय प्रणाली का कोर है। असली कार्यकारी शक्ति यही है, नीतियां बनाना, उन्हें लागू करना, देश चलाना। कार्यपालिका में एक और पद का जिक्र था, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, हाँ, ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, मतलब सर्वोच्च विधि अधिकारी। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, और इनकी योग्यता उतनी होनी चाहिए जितनी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए होती है। और इनका काम क्या है? मुख्य काम है भारत सरकार को कानूनी मसलों पर सलाह देना और सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होना, खासकर सुप्रीम कोर्ट में। वो सरकार के वकील होते हैं एक तरह से। क्या वो संसद में बैठ सकते हैं? हाँ, उन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है, दोनों सदनों में। लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते। अच्छा, और स्रोतों में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का भी जिक्र था, अनुच्छेद 78। जी हाँ, अनुच्छेद 78 ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है कि वो मंत्रिमंडल ने जो भी फैसले लिए हैं प्रशासन या कानून बनाने के बारे में, उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दें। और अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगे तो वो भी देना उनका कर्तव्य है। ये राष्ट्रपति और सरकार के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, तो ये थी संघ की कार्यपालिका।
अब कार्यपालिका से आगे बढ़ते हैं भाग 5 के दूसरे अध्याय पर, संसद यानी हमारी विधायिका, लेजिस्लेचर। बिल्कुल। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें। और 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। इसीलिए हमारी संसद को द्विसदनीय यानी बाइकैमरल कहा जाता है। पहले राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यों की परिषद। इसकी बनावट कैसी है? राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इनका चुनाव सीधा जनता नहीं करती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और बाकी 12 सदस्य? बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन, ये सब इसी कोटे से आए थे। अब भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट बॉडी है, चलती रहती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की थी, भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा का महत्व क्या है? लोकसभा तो है ही। देखिए, राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का प्रतीक है। दूसरा, क्योंकि ये स्थायी सदन है और यहाँ अक्सर अनुभवी लोग होते हैं, ये लोकसभा से पास हुए बिलों पर दोबारा विचार करने का, उन्हें सुधारने का मौका देती है। जल्दबाजी में कानून बनने से रोकती है। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा पर, हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन। हाँ, क्योंकि इसके सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज के आधार पर, मतलब 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट देता है। इसीलिए इसे पहला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? स्रोतों में अधिकतम संख्या 552 बताई है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, पर वो प्रावधान अब 104वें संशोधन से हटा दिया गया है। तो अभी प्रभावी संख्या थोड़ी कम है। और इसका कार्यकाल ये स्थायी नहीं है? नहीं, लोकसभा स्थायी नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल बाद अपने आप भंग हो जाती है और नए चुनाव होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। और इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। उनका काम सदन की कार्यवाही चलाना और अनुशासन बनाए रखना है। तो लोकसभा का महत्व क्या है? राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है क्या? हाँ, कई मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। पहली बात, ये सीधे जनता को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी, सरकार लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही बनती है और उसी के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। और पैसे के मामले में भी? बिल्कुल। वित्तीय मामलों में लोकसभा को ज्यादा अधिकार हैं। मनी बिल यानी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। बजट पर भी असली शक्ति लोकसभा की ही है। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। उसमें सुझाव दे सकती है, पर उसे खारिज नहीं कर सकती। तो असली ताकत लोकसभा के पास ही है। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए सदन के पास ज्यादा ताकत होना स्वाभाविक भी है। अब संसद की शक्तियों की बात करते हैं। मुख्य काम तो कानून बनाना हुआ ना? जी हाँ, सबसे प्रमुख काम है विधि निर्माण। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं: संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। संसद किन पर कानून बना सकती है? संसद संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश, रेलवे, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। और समवर्ती सूची के विषयों पर भी, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी, तलाक। समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बना सकते हैं, पर अगर संसद और राज्य के कानून में टकराव हो तो संसद का कानून माना जाएगा। क्या संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है? नॉर्मली तो नहीं, वो राज्यों का अधिकार है, लेकिन कुछ खास हालात में बना सकती है। जैसे अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा जरूरी है, या जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद संसद से ऐसा करने को कहें, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए। अच्छा, तो ये विशेष परिस्थितियां हैं। कानून बनाने के अलावा और क्या शक्तियां हैं? वित्तीय शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। संसद ही देश का बजट पास करती है।
सरकार संसद की मर्जी के बिना ना तो कोई टैक्स लगा सकती है, ना ही सरकारी खजाने से पैसा खर्च कर सकती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण? हाँ, संसद कई तरीकों से सरकार पर नजर रखती है। प्रश्नकाल में सवाल पूछकर, शून्यकाल में मुद्दे उठाकर, बहस करके, प्रस्ताव लाकर, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, और सबसे बड़ा हथियार है अविश्वास प्रस्ताव। संविधान में संशोधन भी कर सकती है? जी, संसद संविधान में संशोधन भी कर सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत। हालांकि इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है और कुछ मामलों में आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। तो ये था संसद का काम। अच्छा, भाग वी में 3 और अध्याय भी हैं। हम आज उन पर डिटेल में नहीं जा रहे, पर उनका जिक्र करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, संक्षेप में जानना जरूरी है। अध्याय 3 में सिर्फ एक अनुच्छेद है, 123, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में है, जिसकी हमने बात की थी। ठीक है। अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद 124 से 147 तक हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का संगठन, उसकी आज़ादी, उसके अधिकार क्षेत्र, उसकी शक्तियां, सब कुछ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है और फाइनल इंटरप्रेटर है। और 5वां और आखिरी अध्याय? अध्याय वी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सीएजी। ये अनुच्छेद 148 से 151 तक है। सीएजी का काम है सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करना, देखना कि पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं। वो एक तरह से पब्लिक पर्स के गार्डियन हैं। उनकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। तो ये 5 अध्याय मिलकर केंद्र सरकार की पूरी तस्वीर बनाते हैं। कैसे फैसले होते हैं कार्यपालिका, कैसे कानून बनते हैं संसद, कानूनों की व्याख्या और न्यायपालिका, और पैसे का हिसाब किताब सीएजी। बिल्कुल सही कहा आपने। भाग वी सच में भारतीय शासन का ढांचा है। इसमें शक्तियों का बंटवारा भी है और चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों के अपने अपने दायरे हैं, पर वो एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। और ये केंद्र में राज्यों, राज्यसभा से, और जनता, लोकसभा से, दोनों को आवाज देता है। तो आज हमने संविधान के भाग 5 को समझने की कोशिश की। देखा कि कैसे केंद्र सरकार काम करती है। राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद असली ताकत, जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। फिर संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी भूमिकाएं, शक्तियां, और साथ ही न्यायपालिका और सीएजे का संक्षिप्त परिचय। ये भाग वी ही वो नींव है जिस पर हमारी केंद्र सरकार खड़ी है। एकदम सही। और इसकी समझ हर नागरिक के लिए जरूरी है, खासकर उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ में रुचि रखते हैं या तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे चलती है, बल्कि ये भी कि उसे कैसे चलना चाहिए संविधान के मुताबिक। ये हमारे लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट है। या था एक नाम मात्र का प्रमुख और एक वास्तविक कार्यकारी, इनके बीच एक संतुलन। आज का भारत बदल गया है। नई चुनौतियां हैं, गठबंधन सरकारें हैं, वैश्विक दबाव है, टेक्नोलॉजी है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के बीच का ये संवैधानिक संतुलन और तालमेल आज भी उतना ही कारगर है, या आज की जरूरतों के हिसाब से इसमें किसी नए समायोजन की जरूरत दिखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।